पहले कल की क्लासेस का रिवाइज करना चाहूँगा थोड़ा बहुत। जैसा कि कल आपको मैंने टॉपिक स्टार्ट कराया था, क्या? कनेक्शंस। क्लियर? तो कनेक्शंस मैंने बताया था कि स्टील स्ट्रक्चर में जो होता है वो कैसे होता है कि मेंबर्स होते हैं, जॉइंट्स बनते हैं। क्लियर? फिर जॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए, मेंबर्स को कनेक्ट करने के लिए आप क्या लगाते हैं? कनेक्शन। क्लियर? तो इन कनेक्शंस में मैंने आपको बताया था डायरेक्ट कनेक्शन, इनडायरेक्ट कनेक्शंस क्या होते हैं। क्लियर? डायरेक्ट कनेक्शन में क्या फोर्स आता है रिवेट वगैरह में, और आपका इनडायरेक्ट कनेक्शंस में क्या फोर्स आता है। क्लियर? सो कनेक्शंस में हम सबसे पहले से मैंने कल लास्ट में आपको बता दिया था कि कनेक्शन में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, दैट इज रिवेटिंग। क्लियर? तो मैं भी आपको बताऊंगा रिवेटिंग क्या होता है। रिवेटिंग मतलब मैंने आपको बताया था जो कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ कनेक्शन थे, जो पहले यूज होते थे कनेक्शंस के लिए, इसलिए इसको माना जाता है कनेक्शन का हम क्या बोल देंगे, WSM। वी हैव टू मेथड्स ऑफ डिजाइन, LSM एंड WSM होता है। क्लियर? WSM मतलब मैंने आपको बताया था कन्वेंशनल मेथड ऑफ डिजाइन होता है। इसके बारे में आगे के लेक्चर्स में मैं आपको और भी बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन WSM एंड LSM। क्लियर? और दूसरा इसी के साथ ये था कि रिवेटिंग कैसा रहेगा, पहले हम पढ़ेंगे रिवेटिंग में डायरेक्ट कनेक्शन। क्लियर? तो रिवेटिंग, बोल्टिंग, बेल्टिंग। क्लियर? तो आप डायरेक्ट कनेक्शन या इनडायरेक्ट कनेक्शन तीनों के पढ़ना है हमें। पहले हम रिवेटिंग का पढ़ेंगे डायरेक्ट, फिर पढ़ेंगे इनडायरेक्ट कनेक्शन। क्लियर? तो पहले तो हम देखें रिवेट क्या होता है। तो रिवेटिंग हो गया एक प्रोसेस। रिवेटिंग क्या हो गया? प्रोसेस। क्लियर? कनेक्शन बनाने की एक प्रोसेस होती है जिसको आप बोलते हैं रिवेटिंग। उस प्रोसेस में आप क्या यूज करते हैं, एक रिवेट। क्लियर? अब रिवेट क्या होता है? रिवेट होता है एक पिन। क्लियर? रिवेट क्या होता है? एक पिन होता है, नॉर्मली माइल्ड स्टील। ये नॉर्मली क्या होता है? पिन ऑफ माइल्ड स्टील। क्लियर? इस तरीके का होता है कि आपको ऐसा मोटाई में दिखेगा, डाया। क्लियर? इस पोर्शन को आप क्या बोलते हैं, जो ब्रॉड पोर्शन होता है ऊपर की तरफ चौड़ा, उसको हेड बोलते हैं। और नीचे का ये जो पोर्शन होता है इसको अपन बोलते हैं शंक। क्या बोलते हैं? शंक। और नॉर्मली ये कैसा होता है आपका? सर्कुलर। इसका जो क्रॉस सेक्शनल है, ये जो हम इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो ये क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? सर्कुलर होता है। क्लियर? तो इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का जो डाया होता है इसी को अपन बोलते हैं नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट। क्या बोलते हैं? नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट। तो नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट क्या, ये थ्रू आउट सेम रहेगा, क्रॉस सेक्शन डाया। क्लियर? तो इसका जो डायामीटर होगा इसी को नॉमिनल डायामीटर या एक्चुअल डायामीटर ऑफ रिवेट बोला जाता है। क्लियर? कहीं कहीं आपको एग्जाम में दिख जाएगा कि नॉमिनल डाया क्या होता है, सो इट इज डाया ऑफ शंक। आप समझ सकते हैं, और सिंपल चीज है कि ये शंक वाला पार्ट है, इसी के डाया को अपन क्या बोलते हैं? नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट। क्लियर है? तो रिवेट क्या होता है? आप पिन ऑफ, नॉर्मली काय का बना होता है? माइल्ड स्टील का बना होता है। क्लियर? हेड होता है। ठीक है? ये नीचे का पोर्शन, इसको आप शंक बोलते हैं। क्लियर? और शंक के डाया को ही क्या बोला जाता है? नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट। ठीक है? नॉर्मली मैं इसको स्मॉल d से डिनोट करूंगा हमेशा, नॉमिनल डाया को याद रखिएगा। तो आया एक प्रोसेस हो गई कनेक्शन बनाने की। इस प्रोसेस में आप क्या यूज करते हैं? रिवेट्स यूज करते हैं। रिवेट क्या होता है? पिन ऑफ माइल्ड स्टील होता है, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। क्लियर? अब कनेक्शन बनाने के लिए क्या चाहिए? तो सपोज जैसे मैं ये प्लेट लेता हूं, ये क्या होगा? एक रेक्टेंगुलर प्लेट। क्लियर? तो ऐसी दो प्लेटें ली, इन दो प्लेटों को मैंने कुछ ऐसा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके रखा। क्लियर? अब मुझे इस प्लेट को इस प्लेट से जोड़ना है। तो कनेक्शन बनाने के लिए आप लोग नॉर्मली जानते हैं, सबसे पहले आप इसमें क्या बनाएंगे? एक होल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? होल। क्लियर? फिर इस होल में आप एक रिवेट रखेंगे और हैमर करके दोनों साइड हेड बनाएंगे। जैसे इसमें एक साइड होता है, नीचे साइड भी आप हैमर मारेंगे तो ऐसा होल बन जाएगा। ये किसलिए? जिससे कि ये बाहर ना निकले। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? ये कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इन दो प्लेटों के लिए आपको क्या बनाना पड़ा? पहले रिवेट, होल बनाना पड़ा। काय में?
जो मेंबर, अब यहाँ मेंबर नॉर्मली हम क्या ले रहे हैं, अभी प्लेट्स ले रहे हैं, क्लियर। तो इन प्लेट्स को जोड़ने के लिए पहले होल बनाया, उस होल में रिवेट को डाला, ये हेड था, एक दूसरे साइड हैमरिंग करके भी क्या बनाओगे, हेड बना देंगे, क्लियर। तो ये दोनों प्लेटें जुड़ जाएंगी। इस ओवरऑल प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवेट, क्लियर है, सिंपल है। अब कुछ चीजें आपको याद रखना है, पॉइंट्स जो आपको जरूरी रहेंगे कि जो रिवेटिंग है ये सिंपल नहीं। रिवेटिंग कैसा होता है, कोल्ड और हॉट। रिवेटिंग कैसा होता है, कोल्ड और हॉट रिवेटिंग। नॉर्मल केसेस में आप हमेशा यूज क्या करते हैं, हॉट रिवेटिंग यूज करते हैं, क्लियर। नॉर्मली बोला जाता है कि यदि नॉमिनल डाया ग्रेटर देन 10 mm है तो फिर आप हमेशा क्या यूज करेंगे, हॉट रिवेटिंग, क्लियर। नॉमिनल डाया अगर 10 mm से ज्यादा का है तो आप हमेशा यूज क्या करेंगे, हॉट रिवेटिंग। कोल्ड रिवेटिंग इतना यूज नहीं होता है, ठीक है। और नॉर्मली 10 mm से ज्यादा के ही आप रिवेट वगैरह यूज करते हैं। तो कॉमन केसेस में हॉट रिवेटिंग ही की जाती है। हॉट रिवेटिंग क्या होती है, तो यहाँ वापस है, तो इसको होल में इंसर्ट करने के पहले मैं इसको क्या करूंगा, रेड हॉट, क्लियर। तो अपन क्या करेंगे, रेड हॉट करेंगे। रेड हॉट समझते हैं, बहुत ज्यादा इसको हीट अप करेंगे, क्लियर। रेड हॉट करने के बाद इसको आप क्या करेंगे, होल में प्लेस करेंगे और फिर इसको कूल डाउन होने के लिए छोड़ेंगे। तो कूल डाउन होने से क्या होगा, ये श्रिंक होगा, समझ रहे हैं आप, ये कैसा होगा, श्रिंक होगा। और इन एजेस के पास इसमें क्या ग्रिपिंग होगी, जिससे ये टाइटनेस आएगा और एक दूसरे प्लेट को ये रिजिडली कनेक्ट करेगा। तो हॉट रिवेटिंग में पहले आप इस पिन ऑफ माइल्ड स्टील यानी रिवेट को क्या करते हैं, रेड हॉट करते हैं। रेड हॉट करने के बाद इसको इंसर्ट टाइम में करते हैं इन रिवेट, होल में करते हैं जो आपने प्लेट में बनाया। फिर इसको कूल डाउन होने के लिए छोड़ते हैं, जिससे कि ये श्रिंक होता है। श्रिंक होने की वजह से ग्रिपिंग होगी प्लेट्स और रिवेट के बीच में, जिससे कि एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका प्लेट के बीच बन जाता है। इसको आप बोलते हैं ओवरऑल हॉट या नॉर्मल रिवेटिंग बोलते हैं, क्लियर है। तो रिवेटिंग बट कोल्ड भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मल केसेस में जो आपको आगे पढ़ना है, हम हमेशा हॉट रिवेटिंग करेंगे। रिकमेंडेशंस भी या जो भी आपका आईएएस कोड रहेगा वो काय पे रहेगा, आपका हॉट रिवेटिंग पे, ना कि कोल्ड रिवेटिंग। और नॉर्मली ग्रेटर देन 10 mm के ऊपर डाया है तो हमेशा क्या यूज करना है, हॉट रिवेटिंग यूज करना, क्लियर है। आई थिंक रिवेटिंग आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं अभी कमेंट बॉक्स में। सो क्लियर है सभी को, तो याद रखिएगा, पॉइंट लिख लेना है। ये डायग्राम जैसे आपको दिख रहा है तो इसको ऐसा नहीं कि आपने सोचा सिंपल डायग्राम है, हर चीज को आपको नोट्स के फॉर्म में बनाना है। अगर मैं हॉट रिवेटिंग कोल्ड रिवेटिंग बोल रहा हूँ तो ये आपको लिखना है कि रिवेटिंग में बी या कैन बी हॉट और कोल्ड रिवेटिंग, बट फॉर नॉमिनल डाया greater than 10 mm we always use hot riveting not cold riveting। riveting मैंने बता दिया, इसको याद कर सकते हैं सिंपली कि पिन को रेड हॉट करेंगे, इंसर्ट इन होल करेंगे, देन अलाउ फॉर कूलिंग, तो श्रिंकेज होगा, ग्रिपिंग होगा, तो रिजिड कनेक्शन बनेगा इन प्लेट्स के बीच में। तो ये होता है आपका हॉट रिवेटिंग। राहुल जी ने लिखा है नो सर, तो क्या समझ में नहीं आया राहुल, मतलब पूरा समझ में नहीं आया क्या, हॉट या कोल्ड में समझ में नहीं आया राहुल जी? चलिए मैं एक बार और बता देता हूँ। रिवेटिंग मैंने क्या बताया, इट इज अ प्रोसेस टू मेक द कनेक्शन। अब ये प्रोसेस रिवेटिंग क्यों, क्योंकि इसमें अपन यूज क्या करते हैं, एक रिवेट यूज करते हैं। रिवेट क्या होता है, पिन ऑफ माइल्ड स्टील होता है, क्लियर, जिसका मैंने आपको एक डायग्राम बताया कि इस तरीके का बना होता है, क्लियर। शैंक होता है, नॉमिनल डाया ऑफ शैंक होता है, तो जो शैंक वाला डाया होता है उसी को ओवरऑल नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट बोलते हैं, क्लियर। अब रिवेटिंग क्या हुआ, मैंने बोला कनेक्शन बनाने का तरीका। तो तरीका क्या होता है कि ये प्लेट्स होते हैं, इन प्लेट्स को आपने एक दूसरे के ऊपर रखा और सबसे पहले इसमें क्या बनाते हैं, रिवेट होल बनाते हैं, क्लियर। फिर आप क्या करते हैं, स्माइल स्टील के पिन को रेड हॉट करेंगे काफी ज्यादा, देन इस
होल में आप इसको प्लेस करेंगे और कूल डाउन होने के लिए छोड़ देंगे। क्लियर? तो कूल डाउन होने के दौरान ये क्या होगा, श्रिंक तो समझते हैं, जब कूल डाउन होता है तो क्या होता है, श्रिंक होने से इसके प्लेट्स और इसके बीच में ग्रिपिंग होगी, जिससे कि वो रिजिडली पैक हो जाता है। ऊपर नीचे दोनों जगह ऐसे हेड क्रिएट करने पड़ते हैं बाय हैमर, हथौड़ा वगैरह मार के, जिससे कि ये क्या ना हो, बाहर ना निकले और प्लेट्स रिजिडली पैक है। क्लियर? इस प्रोसेस को बोलते हैं हॉट रिवेटिंग। लेकिन रिवेटिंग दोनों प्रकार का हो सकता है, कोल्ड और हॉट रिवेटिंग। क्लियर? बट फॉर नॉर्मल कंडीशंस, अगर डायमीटर ऑफ रिवेट 10 mm से ज्यादा है तो हम हमेशा प्रेफर करेंगे क्या, हॉट रिवेटिंग। क्लियर? तो आप याद रखें कि आपको पढ़ना है आगे जो भी रिकमेंडेशन आना है वो आपके सिलेबस के हिसाब से हॉट रिवेटिंग का ही रहेगा, इसलिए मैंने कोल्ड पे जाना जा नहीं रहा हूँ, बट यस इट मे बी कोल्ड रिवेटिंग। क्लियर? आई थिंक राहुल जी अब समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब तो हम डायरेक्ट आते हैं कुछ टेक्निकल पॉइंट्स पे कि जो हमें जरूरी लगेंगे। तो उसके लिए जरूरी होगा आप ये चीज को याद रखें कि हॉट रिवेटिंग किस तरीके से की जाती है। सो अभी जैसे बोला कि सबसे पहला काम रिवेटिंग में क्या रहेगा कि आपको मेंबर या प्लेट्स को कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, जैसे हमने एक दूसरे के ऊपर रखा ओवरलैप, ये भी अलग अलग तरीके से हो सकता है, फिलहाल हम केवल समझ रहे हैं नॉर्मल। तो सबसे पहले आप बनाते हैं रिवेट होल। क्लियर? तो नॉर्मली जो रिवेट होल होते हैं, रिवेट होल्स मेड स्लाइटली greater than nominal dia of rivet। क्लियर? एक बड़ी कॉमन सी चीज है कि आप क्या चाहेंगे कि जब आप रेड हॉट करके रिवेट को होल में इंसर्ट करें तो बिना किसी दिक्कत के वो क्या हो जाए, डायरेक्टली उसमें प्लेस हो जाए। तो इसीलिए जो रिवेट होल होता है वो थोड़ा सा बड़ा, स्लाइटली ग्रेटर देन होता है क्या, नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट। ठीक है? सो जो डाया ऑफ रिवेट होल होगा इट मींस स्लाइटली मतलब थोड़ा ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं। क्लियर? तो जो होल का साइज होगा वो रिवेट के साइज से थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, जिससे कि जो रिवेट है वो आसानी से प्रॉपर्ली उसमें प्लेस हो जाए। क्लियर? तो अब कितना बड़ा बनाना है तो ऐसा अंदाजे से नहीं है। क्लियर? तो एज पर WSM अभी जो हम चल रहे हैं, तो IS कोड रिकमेंडेशन के हिसाब से, क्लियर, अब स्लाइटली ग्रेटर, स्लाइटली वर्ड याद रखिएगा, थोड़ा। ठीक है? अब कितना थोड़ा तो ये अपन देखते हैं। तो ये IS कोड रिकमेंडेशन है कि फॉर नॉमिनल डाया अप टू 25 mm। क्लियर? जब तक नॉमिनल डाया मैंने अभी बताया कि आप सबसे पहले क्या लेंगे, रिवेट। क्लियर? एक रिवेट का डाया डिसाइड करना पड़ेगा। तो आपने एक डाया लिया और वो डाया अगर कहाँ तक का है, 25 mm तक का है, तो नॉमिनल तो आपका जो डाया ऑफ होल होगा, डाया ऑफ होल इक्वल्स टू होगा, इसको मैं नीचे लिख रहा हूं, नॉमिनल डाया प्लस 1.5। ये बड़ा ध्यान से याद करिएगा, These are IS code recommendation in case of rivets, और ये एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। क्लियर? कि फॉर नॉमिनल डाया अप टू 25 mm, अगर आप रिवेट का 25 mm तक का डाया ले रहे हैं तो जो होल क्रिएट करेंगे आप कनेक्शंस के लिए, तो वो डाया ऑफ होल क्या होगा, नॉमिनल डाया प्लस 1.5 mm। जैसे सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने अज्यूम किया या आपको दिया गया एग्जाम में कि नॉमिनल डाया है 18 mm का, नॉमिनल डाया। ठीक है? देखिए अब आगे मैं कभी भी नॉमिनल डाया लिखूंगा तो उसको D लिखूंगा, और जब भी मैं डाया ऑफ होल लिखूंगा तो उसको D डैश। ये नोटिफिकेशन याद रखिएगा, हम अपनी क्लास में ये यूज करेंगे। अगर सपोज नॉमिनल डाया D कितने का है, 18 mm का है सपोज, तो डाया ऑफ होल कितना हो जाएगा, नॉमिनल डाया प्लस 1.5 mm, इट मींस 19.5 mm। क्लियर है? बहुत छोटा सा रिकमेंडेशन है, बहुत आसान चीज है, लेकिन जब मैं आगे आपको इसी का एक छोटा सा सवाल दूंगा या एग्जाम में जब ऐसे सवाल को दूसरे तरीके से घुमा फिरा के पूछूंगा तो
आपको काफी जगह समस्या हो जाती है, क्योंकि आप क्या करते हैं, बड़े फॉर्मूले या कॉन्सेप्ट अच्छे से याद करते हैं, लेकिन एग्जाम में हमसे हमेशा गलती होती है छोटी चीजों की, और वो छोटी सी चीज ये होती है 1.5 mm का डिफरेंस। अब आपने गलती से यहाँ 1 mm ले लिया या 2 mm गलती से ले लिया, इतने में आपका आंसर चेंज होगा। ऐसे हम कई एग्जाम्पल करेंगे आपके आगे, जब मैं आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। सो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि डाया ऑफ रिवेट होल एज पर IS कोड फॉर नॉमिनल डाया 225 mm इक्वल्स टू, तो डाया ऑफ होल क्या होगा, नॉमिनल डाया प्लस 1.5 mm। तो दूसरा केस क्या बनेगा, और नॉमिनल डाया D ग्रेटर देन 25 mm। तो यदि नॉमिनल डाया किससे ज्यादा है, 25 mm से ज्यादा है, तो फिर डाया ऑफ होल क्या बन जाएगा, तो डाया ऑफ होल होगा नॉमिनल डाया प्लस 2m। क्लियर? तो वी हैव टू केसेस, इफ नॉमिनल डाया इक्वल्स टू और मतलब लेस देन और इक्वल्स टू 25 mm, और इफ नॉमिनल डाया ग्रेटर देन 25 mm। तो ये दो कंडीशन याद रखना है। इसका एग्जांपल जैसे 25 से ज्यादा का ले लो। क्लियर? सो d डैश क्या लिखोगे, 26 प्लस 2, इट इज 28 mm। क्लियर है? So dia of hole always made slightly greater than nominal dia of rivet। Clear? कितना? As per IS code। ये चीजें आपको ये नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से, और ये जब भी अब आगे आप अगले क्लास में हम आएंगे तो ये बिल्कुल चीजें दिमाग में बोले तो रखी जानी चाहिए। क्लियर? तो वैसे रखना बोलते हैं कि गलत होता है, लेकिन याद रखिएगा कि आपका जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें बिना रटे आपका काम नहीं होता है। तो रटने के देखो बेटा दो तरीके होते हैं। एक होता है कि जो मैं यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ उसमें आप बिना दिमाग लगाए हुए सीधा सीधा याद कर लें। एक होता है कि जैसे मैंने आपको रिवेट होल बताया, तो मैंने जैसे एक एक पॉइंट आपको डिस्क्राइब किया है, तो पहले आपको चीजों को समझना है, वरना आपके एग्जाम में काम की चीज क्या है, ये डेटा। क्लियर? तो आप चाहो ये डेटा डायरेक्ट यूज कर लो, लेकिन डेटा का यूज क्या है, इसका यूज क्या है, तो यूज ये है कि भाई प्रॉपर और इजीनेस के आराम से रिवेट होल में रिवेट जाए। इस रिकमेंडेशंस को यूज करते हैं। these recommendations are ठीक है, या आप डिजाइन कर रहे हैं सपोज, और डिजाइनिंग में आपको सवाल में या जो भी डेटा है उसमें नॉमिनल डाया नहीं दिया गया। क्या नहीं दिया गया? नॉमिनल डाया नहीं दिया गया। अब नॉमिनल डाया नहीं दिया गया तो आप क्या नहीं निकाल सकते, डाया ऑफ होल नहीं निकाल सकते। क्लियर? में रहते हैं assumption मतलब कि कुछ चीजें फिक्स है, उनको आपको वैसे ही कंसीडर करना पड़ता है। एक डेढ़ mm क्लियर? तो आप क्लियर? तो वो जो डिफरेंस है उसको अपन को कैलकुलेशंस पे मेनली कंसीडर नहीं आता है। इसलिए रिवेटिंग में मैं आपको आगे अजम्पशन का एक पार्ट बता ही देता हूँ कि एक अजम्पशन होता है, ये मान के चलते हैं कि ये जो स्लाइटली डिफरेंस होता है इसको हमें स्ट्रेंथ कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करना। क्लियर? ये मेनली प्रैक्टिकल चीजों के लिए होता है कि सिंपलिसिटी के लिए आराम से आपका कनेक्शन बन जाए, बट स्ट्रेंथ कैलकुलेशन में आपका
डिफाइन करते समय आपको क्या नहीं दिया गया, नॉमिनल डाया नहीं दिया गया। अब नॉमिनल डाया नहीं दिया गया तो फिर आप क्या करेंगे, तो यदि नॉमिनल डाया नहीं दिया गया है तो आपके पास डाया होल नहीं होगा, तो फिर इसके लिए हम यूज करते हैं अनबिलिंग फॉर्मूला। क्लियर? एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जो कि कई जगह यूज होता है। क्लियर? आपको आवाज आ रही होगी। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो बोर्ड पे जो लिखा था वही मैंने आपको बताया था, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं थी कि जब भी आप स्ट्रेंथ कैलकुलेशन करेंगे तो आपको डाया ऑफ होल यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम अजम्पशन आगे एक मानेंगे कि जो रिवेट होता है, क्लियर, वो रिवेट जो होल है उसको पूरी तरीके से कंप्लीटली फिल करता है। फिल करना मतलब कि जब आप स्ट्रेंथ कैलकुलेशन लेंगे तो डाया ऑफ होल यूज करेंगे। क्लियर? लेकिन डाया ऑफ होल के लिए जैसे आपने रिकमेंडेशन देखा, आपको क्या चाहिए पड़ता है, नॉमिनल डायामीटर। क्लियर? अगर मान लो आपको नॉमिनल डायामीटर नहीं दिया गया है तो, क्लियर, अगर आपको नॉमिनल डायामीटर नहीं दिया गया है तो फिर आप क्या कर देंगे, अनबिलिंग फॉर्मूला। इस अनबिलिंग फॉर्मूला के हिसाब से होता है नॉमिनल डाया डी इज इक्वल्स टू 6.5 रूट ऑफ टी मिनिमम। ये मतलब होता है मिनिमम। अभी मिनिमम क्या है तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो कई जगह आपको होता है, एग्जाम में भी डायरेक्ट पूछ लेता है कि एज पर अनबिलिंग फॉर्मूला वैल्यू या रिलेशन फॉर नॉमिनल डाया। क्लियर? तो यदि नॉमिनल डाया आपको एग्जाम में नहीं दिया गया है तो नॉमिनल डाया कैलकुलेट करने के लिए होता है अनबिलिंग फॉर्मूला, और उसके हिसाब से नॉमिनल डाया डी इक्वल्स टू होता है 6.05 रूट ऑफ टी मिनिमम। टी मिनिमम क्या होता है, तो टी मिनिमम के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे सपोज अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये दो प्लेट्स जोड़ते हैं, इनको ऐसा रख दिया। क्लियर? अब इसमें कोई भी आपने रिवेट वगैरह लगाया। क्लियर? अब इस प्लेट की थिकनेस मान लो ये T1 है और ये T2। अगर T1 T2 बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही वैल्यू आएगी। लेकिन यदि T1 T2 अलग अलग है तो T मिनिमम क्या है, T मिनिमम आएगा मिनिमम ऑफ T1 और T2। T1 और T2 में से जो छोटा रहेगा वो वैल्यू यहाँ पे आएगी। ये बात खास तौर पे ध्यान रखिएगा कि T मिनिमम में मिनिमम वैल्यू क्या लेना है, मिनिमम या जो छोटा होगा T1 और T2 से। क्लियर? ऐसे केसेस आगे मैं आपको और भी टाइप ऑफ जॉइंट्स बताऊंगा। क्लियर? तो उसमें अलग तरीका होता है टी लेने का, तो वो जब हम आगे पढ़ेंगे तब मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। फिलहाल याद रखिएगा मिनिमम वाला। क्लियर? अब कई लोग के दिमाग में आ जाता है कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया या क्या बेसिस रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई स्ट्रेंथ कैलकुलेशन या अलग से स्ट्रेंथ से लेना देना नहीं है। क्लियर? ये केवल दिया गया है इकोनॉमिक पर्पस। इकोनॉमिक पर्पस समझें क्या, कि जैसे आप हमेशा जैसे आप चाहेंगे कि स्ट्रेंथ ज्यादा से ज्यादा है, बड़ा रिवेट देंगे। क्लियर? तो बड़ा रिवेट ना दें, आप क्या लें, छोटा। देखो इसमें से अगर छोटी वैल्यू आएगी तो ओवरऑल डाया भी छोटा आएगा, तो छोटे एरिया में सेम फोर्स सजेस्ट करा सकते हैं। तो इसका केवल इकोनॉमिक बेस होता है का अनबिलिंग फॉर्मूला का, इसका कोई स्ट्रेंथ से रिलेटेड चीजें नहीं होती। क्लियर है? तो फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूं, जो आपको मैंने रिकमेंडेशन बताए तो उस रिकमेंडेशन में आगे आपको ये मानना है कि स्ट्रेंथ में हमेशा अपन यूज क्या करते हैं, डाया ऑफ रिवेट होल, ये मानते हुए कि रिवेट कैन फिल द होल कंप्लीटली। क्लियर? तो या तो नॉमिनल डाया दिया हो, अब अगर नहीं दिया गया है, अगर दिया हो तो वो सिंपल रिकमेंडेशन है, नहीं दिया हो तो पहले आप अनबिलिंग फॉर्मूले से क्या निकालेंगे, नॉमिनल डायामीटर,
देन आप निकालेंगे डाया ऑफ रिवेट होल। क्लियर है? So if already given, if the dia of rivet is already given, then we will use the ISO recommendation. If dia of hole will not given, then we will use unblaying relationship. क्लियर है? तो याद रखिएगा, और खास तौर पे ये चीज याद रखनी है कि मिनिमम ऑफ T1 और T2। क्लियर? तो गीता जी मैंने फिर से पूरा रिपीट किया है, तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। कुछ हम सब कर सकते हैं कमेंट में, बाकी लोगों को आ गया है, वेरी गुड। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, या जो आपका इंट्रोडक्शन टाइप हम बोलने का एक रिवेटिंग का था। क्लियर है? तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, और ये सब एग्जाम की चीजें हैं। ऐसा नहीं आप बोल रहे कि एक छोटा सा फॉर्मूला है या ये छोटे से रिकमेंडेशन है। ये रिकमेंडेशन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, कभी ना कभी पूछे जा चुके हैं, या तो डायरेक्ट थ्योरी के टर्म में, या हो सकता है एक छोटा मैं आपसे न्यूमेरिकल भी पूछूं। आगे हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे, पहले हम थोड़े कॉन्सेप्ट बना लें, उसके बाद हम आगे इस पे जाएंगे। तो चलिए, तो आगे बढ़ सकते हैं अब। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया रिवेटिंग का, अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के पहले मैं यहाँ पे एक चीज आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर कर दूं कि जब भी आप कोई डिजाइन स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट पढ़ते हैं, क्लियर, तो उस डिजाइन स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट में दो प्रकार के सवाल होते हैं। क्लियर? अब चाहे आप डिजाइन स्ट्रक्चर में आरसीसी पढ़े या स्टील स्ट्रक्चर पढ़े, उसमें दो प्रकार के सवाल क्या होते हैं। एक सवाल होता है एनालिसिस। अब एनालिसिस आप क्या क्या करते हैं, तो ऑब्वियस है कोई चीज आपको दिखती है तो आप उस चीज का एनालिसिस करते हैं। क्लियर? तो ऐसे ही एनालिसिस मतलब कि आपको मैं कोई मेंबर किसी प्रकार के जॉइंट के साथ दे दूं और बोलूं कि अब बताएं कि आप इस जॉइंट में कितना फोर्स लगा सकते हैं, कितना लोड अप्लाई कर सकते हैं। एक तरीके से एक गिवन जॉइंट मेंबर का स्ट्रेंथ निकालना, ये होता है एनालिसिस टाइप सवाल। क्लियर? दूसरा होता है डिजाइनिंग। अब डिजाइनिंग क्या होता है, तो इसका उल्टा कि एक लोड या फोर्स होगा। क्लियर? उस लोड या फोर्स को कैरी करने के लिए आपको किस प्रकार का जॉइंट लगाना है। क्लियर? उस जॉइंट का जो मेंबर है वो किस तरीके का मेंबर होना चाहिए, कितना उसका एरिया होना चाहिए, थिकनेस होनी चाहिए या ब्रेथ होनी चाहिए। तो ये होता है डिजाइनिंग का सवाल। तो आपके डिजाइन स्ट्रक्चर में चाहे आप आरसीसी पढ़ें या स्टील, दो प्रकार के सवाल होते हैं, एक एनालिसिस का होता है, एक डिजाइन का होता है। क्लियर? तो पहले हम हमेशा करते हैं एनालिसिस। क्लियर? कि जो पहले एनालिसिस किया फिर उस एनालिसिस के बेस पे हम करेंगे डिजाइन। ठीक है? तो एनालिसिस करते समय आपको हर चीज में समझाऊंगा। डिजाइन अगर आपने एनालिसिस समझ लिया तो डिजाइन एक प्रोसीजर रह जाएगा जो मैं आपको बताऊंगा, और आपको हर एक चीज बड़े सिंपली समझ में आएगी। तो इसलिए पहले एनालिसिस समझें, और मोस्टली जो आपके एग्जाम में सवाल होंगे वो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा आपका, तो उसमें वो एनालिसिस पे सवाल पूछते हैं, ना कि डिजाइनिंग, क्योंकि डिजाइनिंग का एक लंबा पार्ट होता है वो। लेकिन डिजाइनिंग में जो कॉन्सेप्ट होते हैं या रिकमेंडेशन, तो वो यूज होंगे। तो इसीलिए याद रखिएगा दो प्रकार के सवाल रहेंगे, एक एनालिसिस का, एक डिजाइन का। तो पहले हम करेंगे एनालिसिस वाला पार्ट, और फिर मैं उसी एनालिसिस से डिजाइन कराऊंगा नहीं, मैं डिजाइन के कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्योंकि आपके एग्जाम में डिजाइन से रिलेटेड सवाल नहीं आएंगे, बट उससे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल कोई भी चीज पूछ सकता है। क्लियर? सो एनालिसिस करने के पहले यहां होते हैं assumptions in riveting। तो रिवेटिंग करते समय हमें यहाँ लेने पड़ते हैं कुछ assumption। क्लियर? अब वो assumption क्या होते हैं, तो assumption इसलिए होते हैं कि कई चीजों होती हैं जो अपन हर चीज को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, या वेरिएशन कहीं बहुत ज्यादा हो, तो चीजों को आसान बनाने के लिए, एनालिसिस को आसान बनाने के लिए हम पहले से ही कुछ assumptions ले लेते हैं। तो आपके जो स्टैंडर्ड assumptions हैं वो मैं आपको पास डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको assumption समझाऊंगा, फिर उसका मतलब। अब जैसे ये दो प्लेटें अपन को क्या करना है, कनेक्ट करना है। अब ये दो प्लेट पे एक साइड फोर्स मानो ऐसा लगा, और दूसरे साइड लगेगा ये लग रहा है। अब इसको कनेक्ट करने के लिए बीच में आपने क्या लगाया, एक रिवेट। क्या लगा दिया, एक रिवेट लगा दिया। क्लियर है? अब यहाँ पे मैं आपको आगे लोड ट्रांसमिशन समझाऊंगा डिटेल में, फिलहाल केवल ट्रांसमिशन का नाम याद रखें। यहाँ ट्रांसमिशन क्या है कि एक मेंबर से रिवेट में जाएगा, फिर अदर मेंबर में, ऐसी जॉइंट में अदर मेंबर होंगे तो उनमें लोड जाएगा। क्लियर?
तो मेंबर का लोड रिवेट में जाएगा, फिर रिवेट उसको आगे फर्दर ट्रांसफर करेगा। क्लियर? तो जो लोड ट्रांसफर है वो लोड ट्रांसफरिंग यहाँ क्या कैसे होनी है, तो मेनली जो रिवेट है, क्लियर, ये रिवेट दो तरीके से आपका लोड माना जाता है, ट्रांसफर करता है, एक तो शेयरिंग में और एक बियरिंग में। क्लियर? ये अभी के लिए आप याद कर लें, आगे मैं इसको डिटेल में बताऊंगा कहाँ होगी शेयरिंग और कहाँ होगी बियरिंग। क्लियर? फिलहाल के लिए केवल याद कर लें कि लोड ट्रांसफरिंग थ्रू द रिवेट्स होती है शेयरिंग और बियरिंग। क्लियर? यहाँ तीसरा एक पार्ट हो सकता है कि मान लो अगर यहाँ थोड़ा लूज रह गया तो ये प्लेट क्या होंगे, ये प्लेट इस साइड जा रहा है, लोड आप देख सकते हैं, ये इसको इस तरीके से खींचेगा और ये इस तरीके से। क्लियर? तो कई बार यहाँ क्या होता है, इन प्लेट्स के बीच में जनरेट क्या हो जाता है, फ्रिक्शन। क्या जनरेट हो जाता है, फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है। सो अब फ्रिक्शन क्या होता है, अब ये क्यों हो रहा होगा, तो रिलेटिव मूवमेंट। फ्रिक्शन हमेशा कहाँ होता है, जब दो बॉडी एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं, मूव करती हैं, जिसको आप बोलते हैं रिलेटिव मूवमेंट या मोशन। तो इस रिलेटिव मोशन के कारण यहाँ क्या जनरेट होगा, फ्रिक्शन। के लिए अब फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ये प्लेट जाएगा तो इनको इनके ये मूवमेंट को रोकेगा। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, रेजिस्टिंग फोर्स हो गया। जैसे शेयरिंग बियरिंग क्या है, इसका स्ट्रेंथ रेजिस्टिंग फोर्स है। इसी तरीके से एक रेजिस्टिंग फोर्स और क्या हो सकता है, फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेट, जो इस लोड को ट्रांसफर करने में, रेजिस्ट करने में यूज होगा। लेकिन जब हम यहाँ एनालिसिस करेंगे तो ये जो फ्रिक्शन हो रहा है, तो फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट्स वुड बी नेग्लेक्टेड। याद रखिएगा कि जब भी आप एनालिसिस करेंगे आपको इस फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करना है, इसका स्ट्रेंथ एनालिसिस डिजाइन में कोई रोल नहीं होता है। केवल रिवेट का जो स्ट्रेंथ होगा इट इज गवर्न बाय शेयरिंग या फिर बियरिंग। तो एक्चुअली तीन प्रकार से आपका स्ट्रेंथ देता है रिवेट, या लोड ट्रांसफर हो सकता है ओवरऑल जॉइंट में, फ्रिक्शन, शेयरिंग एंड बियरिंग। क्लियर? तो शेयरिंग बियरिंग रिवेट्स में मैं आगे बताऊंगा। फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट्स, लेकिन इसको कंसीडर नहीं करना है। क्लियर है? पहले तो असम्पशन याद रख लेना कि ऐसा कोई अगर फ्रिक्शन रोल में आता है, एक तो वो फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत छोटी होगी। क्लियर? दूसरा चीज, इसको हमें कंसीडर नहीं करना। क्लियर है? सो आगे होगा आई थिंक समझ में कि द फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेट्स वुड बी नेग्लेक्टेड। द लोड ट्रांसफर जो भी होगा मेंबर में, रिवेट में, वो मेनली किसके कारण होगा, शेयरिंग एंड बियरिंग। ये रिवेट में होगा, प्लेट्स का इसमें कोई रोल नहीं लेंगे फिलहाल। क्लियर है? अब समस्या यह है कि कई लोग को सवाल आ सकता है कि जब सर फ्रिक्शन, जैसे सवाल क्या आ सकता है कि ओवरऑल अगर अपन प्लेट और रिवेट का शेयरिंग बियरिंग जोड़ दें, तो सपोज मानो कि शेयरिंग बियरिंग मिलके कितना कर रहा होगा, 80 किलो न्यूटन, एक एग्जांपल ले रहा हूँ रैंडमली, और फ्रिक्शन से हो रहा होगा 20 किलो न्यूटन। क्लियर? तो इस तरीके से आपका ओवरऑल इस जॉइंट पे आप कितना लगा सकते होगे, 100 किलो न्यूटन। 80 हो गया शेयरिंग बियरिंग का, रिवेट का, और 20 जोड़ दो काय का, फ्रिक्शन का, छोटा होगा। तो आपका वैसे कितना लोड ले सकता है जॉइंट, 100 किलो न्यूटन। लेकिन अगर मैं उसमें से फ्रिक्शन का पार्ट हटा दूं तो शेयरिंग बियरिंग में से आप कितना करा पाओगे, 80 किलो न्यूटन। सो एक्चुअली इट इज, इसको बोलते हैं फॉर कंजर्वेटिव डिजाइन। क्या बोलते हैं ऐसी चीज को, कंजर्वेटिव, कंजर्व करना, रखना, मतलब सेफ्टी। क्लियर? तो यदि मैं फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट्स नेग्लेक्ट कर रहा हूं तो इसके कारण मेरे इस जॉइंट पे कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्चुअली इन तीनों फैक्टर को मिला के कर सकता होगा 100 किलो न्यूटन। क्लियर? लेकिन मैं उस पर अप्लाई कितना कर रहा हूं, मात्र 80 किलो, मतलब जो यूज कर रहा हूं यूटिलाइजेशन, वो मात्र 100 में से 80 किलो न्यूटन। तो अभी भी 20 किलो न्यूटन का मेरे पास क्या है, एक्स्ट्रा या जो एडिशनल फ्रिक्शन के कारण स्ट्रेंथ। तो एक्चुअली तो 100 ले सकता है, तो वो फेल, तो 100 ले सकता है, तो फेल कितने पे होगा, जब आप उस पर 100 से ज्यादा लोड लगाएंगे। लेकिन मैं उस पर 80 से ज्यादा ही नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि मैंने उसमें क्या कर दिया, फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है? तो इस तरह की जो सेफ्टी होती है, इस तरीके का जो डिजाइन होता है, इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव
डिजाइन। और बाय नेग्लेक्टिंग द फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट्स एक्चुअली वी आर ऑन सेफर साइड, हम और सेफ हो गए। ठीक है, 100 किलो न्यूटन लगना था लेकिन हम कभी 80 से ज्यादा लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि हम क्या मानेंगे, ओनली रेजिस्टिंग या ट्रांसफर थ्रू शियरिंग एंड बियर। सो पहला असम्पशन होता है फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेट्स वुड बी नेग्लेक्टेड, इट विल लीड्स फॉर द कंजर्वेटिव डिजाइन। और फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करने के कारण हम सेफर साइड होते हैं। क्लियर, कि एक्चुअली 100 करेगा लेकिन हम मानेंगे 80। तो एक मैंने एग्जांपल लेके बताया 100 और 80 वाला, ऐसा आपको बिल्कुल रट के नहीं चलना है। सो आई थिंक टर्म समझ में आ गया होगा, कंजर्वेटिव डिजाइन। क्लियर, एक एक पॉइंट याद रखिएगा असम्पशन का। अगले क्लास में या आगे के लेक्चर्स में जब मैं आपको एनालिसिस कराऊंगा तो मैं कहीं से भी ये असम्पशन लूंगा और फिर आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो कृपया हर एक पॉइंट को समझते चलें और हर एक पॉइंट को नोट डाउन भी करते चलें। सो पहला असम्पशन है फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेट्स वुड बी नेग्लेक्टेड। क्लियर, चलिए तो ये मैं लिखा रहने देता हूँ, असम्पशन ये हटा देते हैं। सो दूसरे असम्पशन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा असम्पशन है आपका पहले मैं लिख देता हूँ फिर मैं डिटेल में समझाऊंगा कि द शियर स्ट्रेस over the क्रॉस सेक्शन ऑफ रिवेट। ये मैंने अभी बताया था क्रॉस सेक्शन ऑफ रिवेट। क्लियर, उस पे क्या आएगा, अगर कोई शियर स्ट्रेस ओवर द क्रॉस सेक्शन ऑफ रिवेट वुड बी या इज अज्यूम, जैसा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, इज अज्यूम टू बी यूनिफॉर्म। क्लियर, तो पहले तो असम्पशन याद कर लें, शियर स्ट्रेस ओवर द क्रॉस सेक्शन ऑफ रिवेट इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्म। अब इसका मतलब क्या होता है, तो मतलब समझें। तो जो मैंने आपको जॉइंट बनाया था मैं उसी जॉइंट को वापस आपसे एग्जांपल पे लूंगा कि जैसे ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है। क्लियर, अब हमेशा प्लेट नहीं लगेगा, आगे हम और भी जो रोल्ड सेक्शन मैंने बताए थे स्टील के उनको भी लगेंगे। अभी केवल सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ हर बार प्लेट लगा रहा हूँ कनेक्शन में। तो जैसे ये लोड लगा, क्लियर, ये रहा रिवेट, जैसा हेड वेट बनाया होगा। अब यहाँ क्या होगा कि रिवेट पे ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ। तो जब भी ऐसा फेल्यूर होता है इस तरीके का तो इसको अपन क्या बोलते हैं, शियर। तो ये जो पार्ट ऑफ रिवेट होगा ये कहाँ होगा, इस पे लगेगा शियर। शियरिंग तो आई थिंक समझते होंगे। क्लियर, कि जैसे ये यहाँ जा रहा है, ठीक है, तो ये कैसा फेल्यूर बोलते हैं। क्लियर, ऐसे में आपको कहाँ शेयरिंग एक्शन। क्लियर, तो रिवेट विल बी सब्जेक्टेड टू शेयरिंग। इसलिए मैंने अभी भी बताया था आपको कि रिवेट जो लोड होगा ट्रांसफर वो एक किसके थ्रू करेगा, शेयरिंग के थ्रू। अब ये शेयरिंग कहाँ लगेगा, तो शेयरिंग में इफेक्टिव एरिया ऑफ रिवेट ऑब्वियस है क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शन होगा। अब जैसे मैं इतना रिवेट अलग से बना दूं, ठीक है, तो ये इसका क्रॉस सेक्शन दिखेगा जो कैसा होगा, सर्कुलर। क्लियर, ये कैसा दिखेगा आपको, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखेगा, नॉमिनल डाया। ठीक है, अब एक्चुअल कैसा हो सकता है वेरिएशन, ठीक है, एक्चुअल जो होता है वो कुछ ऐसा होता है कि न्यूट्रल एक्सिस से थोड़ा ऊपर नीचे इस तरीके का वेरिएशन। ठीक है, लेकिन अपन जब कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर से नीचे नीचे तक के क्रॉस सेक्शन ऑफ रिवेट पे जो शियर स्ट्रेस होगा वो पूरा एक ही यूनिफॉर्म वेरिएशन। क्लियर, ऐसा एक्चुअल वेरिएशन हो सकता है और ये होता है अज्यूम वेरिएशन। क्लियर, सो आया समझ में कि नहीं, इस तरीके के लोड लगने के कारण रिवेट्स का ये वाला पार्ट काय पे सब्जेक्ट होता है, शियरिंग। इसके वजह से रिवेट्स में क्या जनरेट होगा, शियर स्ट्रेस एट द क्रॉस सेक्शन। और वो शियर स्ट्रेस ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, ऑलवेज यूनिफॉर्म।
क्लियर। अब ये एक्चुअल क्या है कि एक्चुअल तो होना था ऐसा, तो हमेशा आप एरिया ऐसा नहीं ले सकते। क्लियर। अब ऐसा मानना मतलब ये क्या होगा, ये तो डायरेक्ट स्ट्रेस हो गया। तो ये क्यों कर रहे हैं हम, ये हम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हमें आगे कैलकुलेशन में क्या रहे, आसानी रहे। अब आसानी मतलब कि अब मान लो मुझे क्या लिखना है, स्ट्रेंथ लिखना है। क्या कौन सा स्ट्रेंथ, शियरिंग स्ट्रेंथ। क्लियर। तो जब भी मैं शियरिंग स्ट्रेंथ सपोज लिखूंगा एफएस इज द शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। अब सपोज सिग्मा एस इसका परमिसिबल स्ट्रेस होगा, फोर्स के टर्म में लिख रहा हूं। क्लियर। परमिसिबल स्ट्रेस, तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। क्लियर। तो सपोज इसका परमिसिबल स्ट्रेस, ये मैं आगे सब बताऊंगा आपको कितना लेते हैं, फिलहाल केवल याद रखना कि परमिसिबल स्ट्रेस मिल गया स्ट्रेस। अब आपको लिखना क्या है, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब लोड, कि आप कितना लोड लगा सकते हैं। तो ये होगा स्ट्रेस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है, सर्कुलर। ठीक है। तो सर्कुलर एरिया कैसा लिखते हैं, पाई बाय 4 ऑफ डी डैश। इसको याद रखिएगा, डी डैश। डी डैश मतलब डाया ऑफ होल। ठीक है। इसीलिए मैंने आपको अभी अभी अजम्पशन में एक पहला पार्ट बता दिया था कि जो रिवेट होगा होल, इट विल फिल द होल कंप्लीटली। हाँ, यही कंप्लीटली करना मतलब कि अब जहां स्ट्रेंथ के लिए मैं लिखूंगा तो वो रिवेट होल का पूरा पार्ट आएगा, ना कि केवल नॉमिनल डाया आएगा। क्लियर। तो इसलिए शेयरिंग स्ट्रेस में परमिसिबल इनटू पाई बाय 4 ऑफ डी डैश का स्क्वायर। क्लियर। ये क्या होता है, ये डायरेक्ट स्ट्रेस होता है। जब भी आप फोर्स पर यूनिट एरिया लिखते हैं तो ये क्या होता है, सिंपल और डायरेक्ट स्ट्रेस होता है। ये फॉर्मूला आप कब लिखते हैं, जब थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन क्या रहे, स्ट्रेस यूनिफॉर्म रहे। क्लियर। लेकिन फॉर ईज इन कैलकुलेशन हम मान के चलते हैं स्ट्रेस इन रिवेट्स क्या लेते हैं, और रिपीट कर देता हूं आपको। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आप ऐसा जॉइंट बनाते हैं और इस तरीके का लोड लगाते हैं, तो ये मैंने दो प्लेट दी हैं सिंपल, उनको एक दूसरे के ऊपर रखा, रिवेट लगाया। ऐसे इस क्वेश्चन में क्या आता है, शियर स्ट्रेस। इसका एक्चुअल वेरिएशन ऐसा होगा कि हर एक पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू हो सकती है, वेरिएशन ज्यादा होगा। बट फॉर ईज इन कैलकुलेशन, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें आसानी रहे, इसके लिए हम कैसा लेंगे, वेरिएशन इज अज्यूम टू बी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म लेना मतलब इसको एक डायरेक्ट स्ट्रेस की तरह, जिससे कि मैं सिंपलिसिटी से ये फॉर्मूला लगा सकूं यहाँ पे स्ट्रेंथ लिखने के लिए, कि स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स लगा पाएंगे, स्ट्रेस परमिसिबल शियर स्ट्रेस। चलिए, तो थोड़ा वॉइस इश्यू हो गया था, तो मैं आपको सेकंड वाला असम्पशन फिर से रिपीट करके बता रहा हूं। तो सेकंड असम्पशन जो हमने लिखा था वो था कि शियर स्ट्रेस ओवर द क्रॉस सेक्शन ऑफ रिवेट इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इसका मतलब क्या था, मैंने बताया था कि जब ये दो प्लेटों को आप एक दूसरे के ऊपर रख के इस तरीके से रिवेट लगाएंगे, तो रिवेट में ये वाला पार्ट क्या होगा कि ये इसको ऐसा रिवेट का ये कैसा करेगा, ये प्लेट इस साइड जाएगा और ये, तो रिवेट पे इस तरीके का फेल्यूर होना चाहिए, जिसको आप बोलते हैं क्या, शियरिंग। तो इस प्लेन में इस पार्ट में क्या होगा, शियरिंग होगा। क्लियर। तो इसलिए जो क्रॉस सेक्शन होगा, मैंने क्या बोला, शियर स्ट्रेस ओवर द क्रॉस सेक्शन ऑफ रिवेट वुड बी यूनिफॉर्म। तो ये जो क्रॉस सेक्शन है सर्कुलर, ये इसका एक्चुअल वेरिएशन इस तरीके का रहेगा, लेकिन जो अज्यूम आप कैलकुलेशन के लिए यूज करेंगे वो कैसा आएगा, यूनिफॉर्म। तो ये होता है एक्चुअल वेरिएशन। ठीक है, जो कि कुछ ऐसा नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, कहीं ज्यादा कहीं कम।
लेकिन जो कैलकुलेशन के लिए यूज होता है वो होता है ये अज्यूम्ड वाला। तो थ्रू आउट क्या रहेगा, स्ट्रेस सेम रहेगा, तो इसको आप डायरेक्ट स्ट्रेस की तरह लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो शेयरिंग स्ट्रेंथ इन टर्म ऑफ फोर्स आप क्या लिखेंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स क्या लिखेंगे, स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस में क्या आएगा, परमिसिबल शेयरिंग स्ट्रेस ऑफ रिवेट, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इनटू आएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा होता है, सर्कुलर, ठीक है, दैट इज पाई बाय 4 ऑफ डी डैश स्क्वायर। और हमेशा क्या लेना है, डाया ऑफ होल। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम एक आगे असम्पशन साथ में अभी लेंगे कि जो रिवेट है इट विल फिल द होल कंप्लीटली, क्लियर। तो वो जो कंप्लीट होल का डाया है वो इफेक्टिव होगा यहाँ पे, ना कि केवल नॉमिनल डाया, क्लियर है। सो ये था आपका सेकंड असम्पशन, तो इसको अपन देखेंगे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए तो हम आगे के असम्पशन पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो और हर एक असम्पशन याद रखना है, इसका आपका स्ट्रेंथ कैलकुलेशन में यूज रहेगा, ठीक है। तो अगला असम्पशन आएगा आपका तीसरा, दैट इज थर्ड असम्पशन। थर्ड असम्पशन आपका रहेगा कि जो पहले मैं लिख रहा हूं, जैसा मैंने आपको ये समझाया था डिटेल में, वैसे ही मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस समझ गए ना, डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है, जो सिंपल आप स्ट्रेस लिखते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, जिसमें केवल एक्सियल कंप्रेशन या टेंशन हो सकता है, क्लियर, बेंडिंग या अदर चीज नहीं होगी। जिसमें क्या होता है, या तो वो एक्सियली खींचे टेंसाइल जाएगा, इलॉन्गेट होगा, या एक्सियली ही कंप्रेस होगा, उसमें कोई बेंडिंग वगैरह क्रिएट नहीं होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेसेस on the portion of plate पहले मैंने लिखा है, प्लेट की बात करेंगे। तो आई थिंक आपने ये दो लिख लिए होंगे, मैं इनको हटाता हूँ और इसको डायग्राम क्लियर। सपोज ये मैंने इस तरीके की एक प्लेट ली, ये क्या है, प्लेट, क्लियर। अब इस प्लेट का ये कुछ होगा ब्रेथ, मान लो ये होगा टी, क्लियर। अब ऐसा प्लेट, अब इस प्लेट को आपको सपोज इसी के तरीके का दूसरा प्लेट है उससे कनेक्ट करना है, उसके लिए आपने इस पे क्या बना दिए, होल बना दिए, क्या बना दिए, होल, क्लियर। तो मैं जो बात कर रहा हूँ इस तरीके के होल, तो मैं जो बात कर रहा हूँ कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेसेस ऑन द पोर्शन ऑफ प्लेट, ये कौन से पोर्शन की बात कर रहे हैं हम, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो मैंने पोर्शन ऑफ प्लेट लिखा है ये बात, ये
ये रहा, साथ में आप एजेस से भी ले सकते हैं, ये क्लियर। क्योंकि जो प्लेट में ये वाला होल है ये तो चला गया, ये तो आपने हटा दिया होल के लिए, तो इफेक्टिवली ये प्लेट में यूज नहीं करना, क्लियर। तो नॉर्मली जब आप देखेंगे तो ये जो इन पोर्शन में आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा कौन सा, डायरेक्ट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, वो हमेशा कैसा माना जाएगा, यूनिफॉर्म। इसका मतलब जैसे मैं इसको यहाँ से काट दूं और इसी डायग्राम को यहाँ बना लेते हैं, देखिए तो जैसे मैं 20 से इस प्लेट को काट दूं तो ये ऐसा होल दिखेगा, एक ऐसा दिखेगा, एक इस तरीके, ये कुछ है, क्लियर। कहां से काटा, 20 होल से, ठीक है। तो अब जैसे देखें तो मैं यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊं, ये समझ लो न्यूट्रल लाइन है जहाँ वैल्यू वगैरह होगी, ठीक है। तो जो वेरिएशन है या किसी में बना देना है, तो देखिए अब यहाँ प्लेट का पूरा ये जैसे ये मान लो D, सपोज ये मान लो D। अब देखिए ये वाला पोर्शन पूरा इफेक्टिव रहेगा, BT एरिया ज्यादा रहेगा, तो इतने पोर्शन में स्ट्रेसेस कम रहेगा, तो स्ट्रेसेस का वेरिएशन कुछ ऐसा आएगा। अब जहां पे ये होल आएगा, अब होल आना मतलब आपने ये पूरा एरिया इतना सर्कुलर ऊपर से नीचे थिकनेस वाइज हटा दिया। अब एरिया स्ट्रेस क्या लिखते हैं, डायरेक्ट फोर्स पर यूनिट एरिया, ऐसे लिखते हैं। तो जहां एरिया कम होगा तो वहां स्ट्रेस क्या होना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए, ऐसा चाहिए होता है ना, फोर्स पर जहां एरिया कम होगा तो वहां स्ट्रेस क्या होगा, बढ़ेगा। तो एक्चुअल वेरिएशन कैसा होना चाहिए कि ये जो पार्ट है होल में, यहाँ स्ट्रेसेस क्या होगा, मैक्सिमम। फिर देखिए ये वाला पार्ट कहाँ होगा, जहां पूरा प्लेट का एरिया होगा, तो यहाँ स्ट्रेसेस क्या आएगा, कुछ कम होगा। फिर जैसे ही आपका एक और होल का एरिया आया तो यहाँ स्ट्रेस क्या होगा, बढ़ जाएगा। फिर ये प्लेट का पूरा एरिया, तो इतने में स्ट्रेस कुछ घटेगा, ठीक है। और फिर इतने पोर्शन में स्ट्रेस क्या होगा, समथिंग बढ़ेगा, और देन कुछ कम होगा। तो जहां एरिया पूरा आ रहा वहां स्ट्रेस कम होगा, जहां प्लेट, ये वहां प्लेट की बात हो रही है मेंबर की, क्लियर। जहां एरिया होल हटा दिया तो एरिया कम हुआ, तो उस पोर्शन में स्ट्रेस क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का कहीं कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा ऐसा वेरिएशन होता है एक्चुअल, क्लियर। लेकिन अगेन फॉर ईज एंड कैलकुलेशन हम पूरे पार्ट में हर एक आई थिंक इतनी चीजें आपको समझ में आ गए होंगे, क्लियर। तो इसका जो सिग्निफिकेंस है इस अजम्पशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, तो ये चीज समझ में आई। For the preparation of GATE, Central and State Assistant Engineer and Junior Engineers exams, subscribe the channel Navigate Institute now.